नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हाल ही में एमपीटीएट की पात्रता परीक्षा हुई है और कहीं ना कहीं अभी आगे उसकी सिलेक्शन एग्ज़ाम है, यानी कि उसकी चयन परीक्षा है। और कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं जुलाई में सीटीएट है और आने वाले समय में ही एचटीएट, पीआरटी है और यूपीटीएट की एग्ज़ाम होने वाली है। इन सभी एग्जाम के अंतर्गत जो एक कॉमन विषय है वो है पर्यावरण अध्ययन। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं पर्यावरण अध्ययन की प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और शानदार सीरीज चल रही है। प्रत्येक दिन में आप लोगों को एक एक टॉपिक के बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न दे रहा हूं। तो उसी श्रृंखला में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक है, जो कि है भोजन की आवश्यकता और उसके घटक को लेकर। यानी कि आज की इस क्लास में हम भोजन की आवश्यकता और उसके घटक के टोटल 70 प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। और ये 70 प्रश्न कोई ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, ये वो प्रश्न है प्यारे साथियों जो कहीं ना कहीं टीएट की जो एग्ज़ाम हुई है उस टीएट की एग्ज़ाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे इसमें लिए गए हैं। यानी कि विगत वर्षों में टीएट एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के साथ आपके सामने टोटल 70 प्रश्न होने वाले हैं। यानी कि भोजन की आवश्यकता और उसके घटक से संबंधित यदि कोई प्रश्न बनता है एग्जाम में तो वो आपका इसी क्लास के अंतर्गत से बनेगा। ऐसा आप लोगों को यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। ठीक, तो यहाँ पर ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न के साथ। यदि प्यारे साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो, क्लास पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके वीडियो के लाइक करने से, शेयर करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और आप लोगों के लिए बेहतरीन और शानदार कंटेंट निकालने के लिए हमारी इच्छा प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, यह वो सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं। निम्न में से कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट है? यहां पर ऐसा प्रश्न आते ही आप लोगों के हक्के बुक्के उड़ने लगते हैं। तो भैया आप लोगों को यहां पर परेशान नहीं होना है। मैंने प्रश्न जो लिए हैं वो थोड़े से लॉजिकल लिए हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक, यहां पर ऑप्शन है विटामिन सी, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम। पहले तो यहां पर आपको दो चीज पता होनी चाहिए। एक तो होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। सर माइक्रो का मतलब क्या होता है? तो माइक्रो का मतलब बच्चों आप लोगों ने यदि पढ़ा हो तो इसका मतलब होता है सूक्ष्म। ठीक, और यहां पर जो शब्द लिखा है वो है मैक्रो। और मैक्रो का मतलब क्या होता है? तो मैक्रो का मतलब आपने पढ़ा होगा वृहद। ये कहां पर पढ़ा होगा माइक्रो मैक्रो? तो भैया आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ा होगा माइक्रो और मैक्रो के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा पोषण प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? विटामिन सी से, आयरन से, कार्बोहाइड्रेट से, कैल्शियम से। बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने किससे? कार्बोहाइड्रेट से। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना है, मांसपेशियां बनाना है, हड्डियां मजबूत करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। तो कार्बोहाइड्रेट जिसकी हम यदि ये बात करें तो इसे C6H12O6 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो सकता है। ये इसकी बात करें तो इसका कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य जो होता है वो है ऊर्जा प्रदान करना। क्या प्रदान करना है? ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है। ठीक, ऊर्जा की यहां पर बात आई है तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा का नियम। ठीक, ऊर्जा का 10% का नियम ये किसके द्वारा दिया गया है बच्चों? तो ऊर्जा का 10% का नियम जो दिया गया है ये याद रखिएगा, ये लिंडमैन नामक व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? लिंडमैन नाम। ठीक, अब यहां पर ऊर्जा का 10% नियम कहता है कि ऊर्जा का कभी भी नाश नहीं होता है। ऊर्जा का हमेशा क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन ए है इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी है, स्कर्वी है, बेरीबेरी है, एनीमिया है। तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है साथियों वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल एकदम सही जवाब है। ठीक, यानी कि विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो आप लोगों को मैंने बताया है कि भैया विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है भैया वो कौन सा है? तो वो है रतौंधी। ठीक, तो अभी तक आप लोगों को जो चीजें पढ़ाई है उनको बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए
कवर किया गया है। प्यारे साथियों, यदि आप लोग नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही हमें आप लोगों से मोटिवेशन प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है भैया वो कौन सा है? रतौंधी है। वहीं विटामिन ए के बारे में यदि हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा बच्चों, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो इसमें होता क्या है? विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी रोग होता है इसमें होता यह है कि रात्रि में देखने में शायद आंसू स्रावित होता है, यानी कि रात के समय में हम देखते हैं तो आंख से आंसू आते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। क्वाशियोरकर, रिकेट्स, गॉइटर, एनीमिया। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है बच्चों वो हो जाएगा आपके सामने क्वाशियोरकर। क्या होता है? क्वाशियोरकर होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रोटीन की यदि हम बात करें तो प्रोटीन करता क्या है? तो प्रोटीन जो होता है मानव शरीर को बनाने एवं वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है, ठीक। वहीं यदि देखा जाए तो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि इसमें होता क्या है, तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसमें जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? क्वाशियोरकर होती है। इसमें भी दो चीजें हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर जो रोग होता है ये सामान्य पुरुष में होता है। कौन से पुरुष में? जो सामान्य पुरुष होते हैं उनमें प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो क्वाशियोरकर है। और यदि हम बच्चों में यदि हम बात करें तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो है मेरास्मस। कौन सा है? मेरास्मस है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। दूध और दही किस खाद्य समूह के अंतर्गत आते हैं? यानी कि दूध और दही को हम किसके अंतर्गत मानते हैं ये आपको बताना है। प्रोटीन, डेयरी, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो दूध और दही किस खाद्य समूह के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डेयरी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? डेयरी के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। विटामिन डी का स्रोत है। जो विटामिन डी है, इस विटामिन डी का स्रोत क्या है? विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है ये आपको बताना है भैया, ठीक। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए है सूर्य का प्रकाश। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने नींबू, अंडे, हरी सब्जियां। तो विटामिन डी का जो स्रोत है जो प्राप्त होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ठीक। वहीं विटामिन डी की यदि हम बात करें इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम बच्चों याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं यदि देखा जाए विटामिन डी जो होता है, इस विटामिन डी की वजह से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से, बच्चों में जो रोग होता है बच्चों वो होता है रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं आप लोगों के सामने मैं बता दूं यह रोग बच्चों में होता है। इस रोग में बच्चों के हाथ व पैर जो होते हैं क्या हो जाते हैं? रिकेट्स में हाथ पैर दुबले हो जाते हैं। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इसमें होता क्या है। तो हाथ पैर क्या होते हैं भैया? इसमें दुबले होते हैं, ठीक। वहीं बच्चों के अलावा यदि देखा जाए तो एक और जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से वो होता है ओस्टियोमलेशिया। कौन सा होता है? ओस्टियोमलेशिया होता है, ये ध्यान रखना, ओस्टियोमलेशिया। आपसे पूछा जाए कि ओस्टियोमलेशिया जो रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? तो ओस्टियोमलेशिया रोग जो होता है ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। इस रोग में हड्डियां कमजोर व मुलायम हो जाती हैं। इसमें जो यदि देखा जाए तो होता क्या है बच्चों? हड्डी जो होती है वो कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पर बेहतरीन और शानदार फैक्ट आप लोगों को बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज पसंद आ रही होगी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आप लोगों को बताना है कि आयरन जो होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक। एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स, मरास्मस। तो यहां पर आप लोगों को बताना है कि आयरन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है। यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एनीमिया। यानी कि जो आप लोगों के सामने लिखा है एनीमिया जो रोग होता है ये किसकी कमी से होता है बच्चों? तो एनीमिया जो रोग होता है ये किसकी कमी से? आयरन की कमी से होता है, ठीक। ये वो सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार प्रश्न ये छपते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है? यानी कि जो कैल्शियम है इस कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो कौन है बच्चों? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है संतरा, दूध, चावल, सेब। तो यहां पर कैल्शियम की यदि हम बात करें तो कैल्शियम व फास्फोरस की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से इसके लिए जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है आपके सामने दूध।
क्या है, जैसे कि जिस भी व्यक्ति की हड्डी कमजोर होती है तो डॉक्टर उसको दूध पीने की सलाह देता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। इसलिए ध्यान रखना, कैल्शियम व फास्फोरस मानव शरीर के अंदर हड्डियां व दांत जो है उनको बनाने में सहायक होते हैं ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की वजह से जो रोग होता है ये कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, बेरीबेरी, रतौंधी, ओस्टियोपोरोसिस। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कह रहा है कि विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होने वाला है वो है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग है, स्कर्वी रोग है। वहीं विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका वैज्ञानिक नाम है, या फिर हम यूं कह सकते हैं इसका रासायनिक नाम है। वहीं आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्कर्वी रोग में होता क्या है। तो बच्चों स्कर्वी रोग में जो है वो मसूड़ा जो होता है, उस मसूड़े से खून आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। मसूड़ों से खून आने लगता है या फिर रक्त स्रावित होने लगता है, और उसके बाद क्या होता है, दांत गिरने लगते हैं। दांत इसके अलावा क्या होता है, और दांत गिरने लगते हैं, कौन सी कमी की वजह से, स्कर्वी की कमी से, ठीक, या स्कर्वी रोग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा या कौन वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। आप लोगों को यहां पर बताना है कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12। तो यहां पर वसा की और मैं आप लोगों को जल के दोनों के बारे में बता दूं कि वसा में घुलनशील कौन से हैं और जल में घुलनशील कौन से हैं। तो यहां पर आप लोगों ने यदि पढ़ा हो बच्चों तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन जो है वो कहीं ना कहीं वसा में घुलनशील है, और कहीं ना कहीं जल में घुलनशील के यदि हम बात करते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों किस में घुलनशील है, जल में। तो आप लोग कभी भी किसी भी तरीके से याद रखना चाहो तो BC आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हो, और इसको याद रखने के लिए कीड़ा आप इस प्रकार से इसको उल्टा पढ़ोगे तो ये कीड़ा लिखा हुआ है, ठीक, मतलब एक साथ जोड़ के पढ़ोगे तो इस प्रकार से वसा में घुलनशील है ADEK और जल में है BC, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11, सेलेनियम किसके लिए आवश्यक है। तो थायराइड फंक्शन, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि, हीमोग्लोबिन निर्माण, हड्डी का विकास। तो सेलेनियम किसके लिए आवश्यक है, तो सेलेनियम के यदि हम बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि के लिए आवश्यक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, लैक्टोज किसमें पाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो लैक्टोज है ये लैक्टोज किसमें पाया जाता है। तो लैक्टोज पाया जाता है दूध में, फल में, अनाज में, अंडे में। तो लैक्टोज मुख्यतः जिसमें पाया जाता है बच्चों वो है आपके सामने क्या, दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन किसका भंडारण रूप है, यानी कि ग्लाइकोजन जो है वो किसका भंडारण करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि ग्लाइकोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का क्या है, भंडारण है। किसका भंडारण है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का भंडारण है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ग्लाइकोजन और एक आप लोगों ने देखा होगा स्टार्च। तो पौधों में जो भोजन संचित होता है वो किसके रूप में होता है, तो पौधों में जो भोजन संचित होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। और वहीं मानव की यदि हम बात करें या जीव जंतु की यदि हम बात करें तो जीव जंतु में जो भोजन संचित होता है वो किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है। ऐसा कौन है जो अमीनो एसिड नहीं है। तो एसिड और क्षार के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले तो अम्ल के बारे में पता होना चाहिए और दूसरा आपको क्षार के बारे में पता होना चाहिए। तो अम्ल और क्षार की विशेषता क्या है वो भी बात करेंगे हम। तो ये कहीं ना कहीं अम्ल जो है स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वहीं क्षार की यदि हम बात करें तो क्षार कैसे होते हैं, तो स्वाद में यदि देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं तीखे टाइप से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। वहीं कुछ अलग नमकीन या क्षारी प्रकार से होते हैं, तीखे या फिर नमकीन वगैरह होते हैं, इस प्रकार से होता है कौन, क्षार। अब यहां पर यदि हम बात करें अम्ल, अम्ल क्या करता है, तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देता है बच्चों, लाल में बदलता है, ये ध्यान रखना है। और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को किस में बदल देता है, नीले में बदलता है, ये इनकी विशेषता है, ठीक। वहीं किसी की अम्लीय प्रकृति यदि 1 से 7 तक है तो वो अम्ल है, और 7 से 14 तक है तो वो कैसी प्रकृति का है, क्षारी प्रकृति का है, ठीक। ये जो इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आप लोगों को बता दी है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लूटामिक एसिड जो है वो एक आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है। बाकी लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन ये सब आवश्यक है। चलिए
नारंगी और पीले फल किस विटामिन का स्रोत है? अच्छा प्रश्न है ये भी। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन के। तो नारंगी और पीले फल की यदि हम बात करें तो जिस विटामिन के स्रोत हैं वो है विटामिन ए के। बाकी विटामिन ए के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी क्या क्या विशेषता है। वहीं विटामिन ए की यदि हम बात करें तो ये किससे प्राप्त होता है ये जरूर देख लें आप। तो विटामिन ए जो है वो गाजर से, ठीक। वहीं यदि देखा जाए तो पपीता से, पपीता, ठीक। पपीते के अलावा और किससे? केले से, आम से। इन सभी में यदि देखा जाए तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इन सभी में विटामिन जो पाया जाता है बच्चों वो पाया जाता है विटामिन ए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। पानी की कमी से क्या होता है? पानी की कमी से होने वाला रोग है। पानी की कमी से क्या होता है? निर्जलीकरण, मोटापा, एनीमिया, गठिया। तो पानी की कमी से जो होता है भैया वो याद रखिएगा, वो होता है निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं बॉडी के अंतर्गत पानी की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है? अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी हमने और ऐसा का ऐसा प्रश्न आप लोगों के सामने छप के आ गया है कि कौन सा खनिज और हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। तो यहां पर हड्डियों और दांतों के लिए जो आवश्यक है बच्चों वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी जो कि है कैल्शियम, ठीक। इसका आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी बताया था कि मुख्य रूप से कैल्शियम जो है वो हड्डियों और दांतों के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 18। सूखा रोग रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम। तो सूखा रोग जो होता है ये रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होता है और जिसकी कमी से होता है वो होता है विटामिन डी, ठीक। तो 18वें का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला है निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो प्राप्त होता है ये मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए चावल, अंडा, पनीर, सेब। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से प्राप्त होता है चावल से। किससे? चावल से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा मानव शरीर की जितनी भी कुल ऊर्जा होती है उसका लगभग 50 से 75% भाग जो होता है वो किसका बना होता है? तो 50 से 75% भाग जो बना होता है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। किससे होता है भैया? कार्बोहाइड्रेट, ठीक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी अनाजों में सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है? चावल में। उस फलों की यदि हम बात करें कि फलों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है तो फलों में सबसे ज्यादा प्राप्त होता है बच्चों केले से, ठीक। और वहीं यदि सब्जियों में यदि हम बात करें कि सब्जियों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है तो सब्जियों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है आलू से। वहीं यदि अनाज की यदि हम बात करें तो अनाज में तो आपका आंसर आ गया है चावल, ठीक। तो यहां पर वही बात आई थी आप लोगों के सामने, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 20। शरीर में जल का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, वसा को संग्रहित करना, हड्डियों को मजबूत करना। तो शरीर में जल का जो मुख्य कार्य है भैया वो है शरीर का तापमान नियंत्रित करना। व्यक्ति को सामान्य रूप से औसतन यदि देखा जाए तो एक दिन भर में पूरे 24 आवर्स में लगभग 5 से 6 लीटर उसको पानी पीना चाहिए। ये कम से कम बताया है, बल्कि इससे ज़्यादा भी पिए तो कोई नुकसान नहीं है। पानी पीने से कहीं ना कहीं हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल सही साथ बना रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, एक चीज बताई थी कीड़ा, ठीक, और एक चीज बताई थी बच्चों BC। तो BC जो है वो जल में घुलनशील है और कहीं ना कहीं कीड़ा जो है किस में घुलनशील है? वसा में। तो अब यहाँ पर B, C, B ये तीनों तो आएंगे नहीं, तो यहाँ पर E है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 21वें का C, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। रात्रि अंधता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? रात में कहीं ना कहीं दिखने में कमी होती है, कौन से रोग की वजह से या कौन से विटामिन की कमी की वजह से? विटामिन ए, विटामिन के, आयरन, प्रोटीन। तो इसका जवाब भी आप लोगों के पास है और इसका सही जवाब है विटामिन ए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23।
निम्न में से कौन प्रोटीन का पौधा आधारित स्रोत है? यानी कि प्रोटीन है उस पौधे में जो मुख्य रूप से हमें पौधे से प्राप्त होता है। मछली, दूध, अंडा, दालें, भैया ऐसा प्रश्न है जो आप खुद लॉजिकल लगा सकते हैं। दालें जो हैं वो हमें कहीं कहां से प्राप्त होती है? पौधे से प्राप्त होती है। सर कैसे? जैसे आप लोगों ने देखा होगा चना, चना से हमें दाल प्राप्त होती है। दूसरा मटर, मटर से हमें दाल प्राप्त होती है। वहीं मसूर से हमें दाल प्राप्त होती है। मूंग से हमें दाल प्राप्त होती है। उड़द से हमें दाल प्राप्त होती है। तो ये सब कहीं ना कहीं यदि देखा जाए बच्चों, तो ये सब वो पौधे हैं जिनसे हमें दाल प्राप्त होती है, और इन सभी में क्या होता है? भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, गोइटर किसकी कमी से होता है? आप लोगों को यहां पर बताना है कि जो गोइटर है वो किसकी कमी से होता है? आयरन की, आयोडीन की, कैल्शियम की, जिंक की। तो गोइटर या फिर कहीं ना कहीं इसको गाइटर के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। गाइटर के अलावा इसको और यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से आप लोगों ने देखा होगा थायराइड ग्रंथि। कौन सा? थायराइड। ठीक, ये थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना एक तरीके से जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो ये होता है बच्चों आयोडीन की कमी से। तो 24वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 25वें, जो कि है विटामिन सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? तो जो संतुलित आहार है इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए? केवल प्रोटीन, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, केवल कार्बोहाइड्रेट, अधिक वसा। तो संतुलित आहार में जो शामिल होनी चाहिए वो है सभी पोषक तत्व जो कि उचित मात्रा में होने चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन ऊर्जा युक्त खाद्य है? यानी कि खाद्य पदार्थ की बात हो रही है कि कौन सा खाद्य पदार्थ है जो ऊर्जा युक्त है? घी, हरी सब्जियां, संतरा, दही। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऊर्जा प्रदान करता है वो है घी। ठीक है, हालांकि हरी सब्जियां वगैरह भी करती है, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, मोटापा किसके अधिक सेवन से होता है? किसी व्यक्ति के अंतर्गत मोटापा यदि बढ़ता है तो वो किसकी वजह से बढ़ता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज। तो मोटापा जो होता है वो किसके सेवन से अधिक होता है बच्चों? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट के ज्यादा सेवन करने से। चलिए अगला प्रश्न है 29। शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे ब्लड का जो रंग लाल है वो किसकी वजह से बच्चों? तो हीमोग्लोबिन की वजह से है। तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की, आयरन की, आयोडीन की, फास्फोरस की। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने जो कि है आयरन। यानी कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो है आपके सामने क्या? आयरन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन पूरक आहार का उदाहरण है? यानी कि पूर्ण तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फूड का उदाहरण कौन है? शिशु को 6 महीने के बाद दिया जाने वाला अनाज, केवल मां का दूध, केवल फलों का रस, चाय। तो पूरक आहार की यदि हम बात करें बच्चों, तो शिशु को 6 महीने के बाद दिया जाने वाला जो अनाज होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है? पूरक आहार होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मरासमस किसकी कमी से होता है? प्रोटीन और कैलोरी, विटामिन सी, वसा, आयरन। तो यहां पर मरासमस रोग जो होता है अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी बच्चों। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, प्रोटीन और कैलोरी जो कि इसकी कमी से होता है क्या? मरासमस रोग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रीबायोटिक का स्रोत है? प्रीबायोटिक यानी कि एक तरीके से होता है जो एंटीजन होता है उसके रूप में यह है। तो ऐसा कौन है? दही, लहसुन, अंडा, चावल। तो प्रीबायोटिक के रूप का जो स्रोत है बच्चों वो है लहसुन। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है लहसुन। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? ये आपको बताना है भैया कि विटामिन के जो है इसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना, हड्डियों को मजबूत करना, ऊर्जा देना, प्रतिरक्षा बढ़ाना। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन के जो है इसका वैज्ञानिक नाम, या फिर हम यूं बात करें कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो बच्चों इसका रासायनिक नाम जो है वो नेप्थोक्विनोन है। क्या है? ये बहुत बार कंफ्यूज करता है बच्चों। नेप्थोक्विनोन इसका क्या है? एक तरीके से देखोगे तो रासायनिक नाम है। सर नेप्थोक्विनोन के अलावा भी और इसका कोई दूसरा नाम है क्या? जी हाँ, इसको कहीं ना कहीं फिलोक्विनोन भी कहते हैं बच्चों, फिलोक्विनोन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना।
ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों इसके रासायनिक नाम है किसके, विटामिन के। ठीक, इस विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, हेमरेज होता है। हेमरेज का मतलब होता है एक तरीके से रक्त का थक्का ना बनना। क्या भैया, रक्त का थक्का ना बनना। इसलिए 33वें नंबर के प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेमरेज का अर्थ है रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन के जो है सर्वाधिक रूप से किसमें पाया जाता है, तो ये विटामिन के जो पाया जाता है, जिस भी व्यक्ति को इसकी कमी होती है उसको पालक का सेवन करना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, मुख्य रूप से है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक, चलिए निम्न में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। यह प्रश्न एक बार रिपीट हुआ है, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक, यहां पर 34 का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, ओस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है। तो ओस्टियोपोरोसिस की यदि हम बात करें, यह किसकी कमी से होता है, विटामिन डी, कैल्शियम दोनों यानी कि ए और बी, या फिर आयरन। तो ओस्टियोपोरोसिस की यदि हम बात करें बच्चों, तो ये विटामिन डी और कैल्शियम इन दोनों की कमी से जो होने वाला रोग है वो है ओस्टियोपोरोसिस। ठीक, इसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर होती है, ये आप लोगों को पता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन प्रोटीन युक्त खाद्य समूह है या उससे संबंधित है, यानी कि ऐसा खाद्य समूह कौन सा है जिससे मुख्य रूप से प्रोटीन प्राप्त होता है। चावल, गेहूं, दालें, अंडे, आम, केला, घी, तेल। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब हो जाएगा दालें और अंडे। ये दोनों एक तरीके से क्या प्रदान करते हैं, तो ये प्रोटीन प्रदान करते हैं। चावल, गेहूं कार्बोहाइड्रेट, घी, तेल वसा प्रदान करते हैं, और कहीं ना कहीं आम, केला इनसे विटामिन प्राप्त होता है। लेकिन दालें और अंडे जो है मुख्य रूप से क्या प्रदान करते हैं बच्चों, तो दालें और अंडे यदि देखा जाए तो प्रोटीन युक्त खाद्य समूह है। जैसे कि आप लोगों के सामने मैं बता दूं कि मुख्य रूप से किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भैया, बहुत बार एग्जाम में आता है कि अंडा जो है, इस अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है। तो अंडे में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन। ठीक, या एल्ब्यूमिन भी इसको कहते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। एल्ब्यूमिन भी कह सकते हो, एब्ल्यूमिन भी कह सकते हो। ठीक है, वहीं यदि देखा जाए मुख्य रूप से भैया आपके सामने, जैसे कि चावल का भी आ जाए, तो चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, चावल में प्रोटीन होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता जितना कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ओराइजिन प्रोटीन होता है इसमें, कौन सा, ओराइजिन। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न है आप लोगों के सामने, विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत संतरा है, दूध है, मांस है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। तो विटामिन B12 की यदि हम बात करें तो पहली बात तो ये कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। क्या बोलते हैं बच्चों, साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना, साइनोको, ठीक, बाल्मिन, कोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। वहीं यदि देखा जाए तो इसका मुख्य रूप से जो इसका अच्छा स्रोत है वो क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने 37 का सी, यानी कि मांस। क्या हो जाएगा, मांस इसका सबसे अच्छा स्रोत है। वहीं यदि देखा जाए तो इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, विटामिन B12 में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है। तो इसमें धातु जो पाई जाती है बच्चों, वो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है ये। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 38। कैरोटीनॉइड किस विटामिन का पूर्व रूप है, यानी कि कैरोटीनॉइड जो है वो कौन से विटामिन का पूर्व रूप है, ये आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो यहाँ पर हर एक के बारे में आप लोगों को बताया है भैया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, यानी कि विटामिन ए का जो पूर्व रूप है वो कैरोटीनॉइड है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 39। निम्न में से कौन पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। आपको बताना है भैया कि पोटेशियम जो है, इस पोटेशियम का अच्छा स्रोत क्या है। ठीक, तो केला है, चावल है, चिकन है, ब्रेड है। तो इन चारों में से यदि देखा जाए तो पोटेशियम जो है, इस पोटेशियम का अच्छा स्रोत क्या है। ठीक, तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा आप लोगों के सामने, बहुत ही अच्छा और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर है ए, यानी कि केला। पोटेशियम जो प्राप्त होता है मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है, केला से प्राप्त होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40। फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है। जो फोलिक एसिड है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी। तो फोलिक एसिड की कमी से जो रोग होता है बच्चों, वो होता है एनीमिया।
कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं? क्वाशियोरकर और मेरास्मस, स्कर्वी और रिकेट्स, बेरीबेरी और रतौंधी, एनीमिया और गोइटर। तो बच्चों इसका जवाब मैं आप लोगों को पहले दे चुका था, इसलिए आप लोग सभी जानते होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वाशियोरकर और मरास्मस। चलिए, विटामिन B12 मुख्य रूप से पाया जाता है पौधों में, जंतु उत्पादों में, फलों में, अनाज में। अब ये चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि इन चारों में से किस में पाया जाता है। ठीक, तो विटामिन B12 की यदि हम बात करें तो ये मुख्य रूप से जो पाया जाता है जंतु उत्पादों में पाया जाता है। किसमें? जंतु उत्पादों में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्न में से कौन जिंक का स्रोत है? जिंक या फिर हम बात करें जस्ता। जिंक की जगह हम एक और शब्द लिख सकते हैं बच्चों, जस्ता। इसका जो स्रोत है वो क्या है? ठीक, तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो एक सामान्य व्यक्ति जो होता है, मनुष्य होता है, इसे 8 से 15 मिलीग्राम प्रति डे जिंक की आवश्यकता होती है। ठीक, तो कद्दू के बीज से, चावल से, घी से या फिर संतरा से। तो मुख्य रूप से जस्ता या जिंक की यदि हम बात करें बच्चों, तो मुख्य रूप से जिसमें पाया जाता है वो है कद्दू के बीज में। जिंक जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? कद्दू के बीज में पाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 44। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D। तो बेरी जो रोग होता है बच्चों वो होता है विटामिन B1 की वजह से, या विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। वो कौन सा रोग होता है बच्चों? वो होता है कहीं ना कहीं बेरी रोग। अब आप लोगों के सामने कहीं ना कहीं यही बात आती है कि सर बेरी नामक रोग होता क्या है, इसमें क्या होता है? तो मुख्य रूप से बच्चों इसमें यदि देखा जाए तो होता क्या है, तो इसमें जो रोगी होता है उसको भूख नहीं लगती। बेरी रोग में जो होता है, रोगी जो होता है उससे क्या नहीं लगती? भूख नहीं लगती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये एग्जाम में कभी आए तो गलत मत करना कि विटामिन जो है, सॉरी हाँ, विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी और इसमें होता क्या है? तो भूख नहीं लगती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन विटामिन ई का कार्य है? तो विटामिन ई का कार्य क्या है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना, रक्त का थक्का बनाना, ऊर्जा प्रदान करना, हड्डियों को मजबूत करना। बच्चों जैसे कि रक्त का थक्का बनना, ये तो विटामिन के का काम है। यहाँ पर बात हो रही है विटामिन ई की, तो अब हमें विटामिन ई के बारे में जानना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना। वहीं यदि हम बात करें विटामिन ई के बारे में, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है बच्चों वो है टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक, इसे कहीं ना कहीं और क्या बोलते हैं? तो इसे बहुत सारे नामों से जानते हैं। विटामिन ई को यदि देखा जाए बच्चों तो जनन विटामिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जनन विटामिन भी कहते हैं। जनन विटामिन के अलावा इसको और अलग नाम से भी जानते हैं, सुंदरता का विटामिन। सुंदरता का विटामिन किसको कहा जाता है? तो सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है बच्चों, विटामिन ई को कहा जाता है। ठीक, वहीं इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बांझपन। इसकी कमी से मैं बात कर रहा हूं, किसकी? कमी की। इसकी कमी से जो रोग होता है बच्चों वो कौन सा होता है? बांझपन होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, बाकी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या है? तो हड्डियों और दांतों को मजबूत करना, ऊर्जा उत्पादन, रक्त परिसंचरण, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाना। तो मुख्य रूप से फास्फोरस की यदि हम बात करें बच्चों, तो फास्फोरस का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? तो फास्फोरस का जो मुख्य कार्य है वो है आपके सामने 46 का ए, यानी कि हड्डियों और दांतों को क्या करना? मजबूत करना। एक यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए है, जैसे कि कभी आप लोगों ने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, जो माचिस की तीली होती है, क्या होती है बच्चों? माचिस की जो तीली होती है उस तीली में क्या पाया जाता है? तो माचिस की तीली जो होती है बच्चों इसमें लाल फास्फोरस होता है। कौन सा फास्फोरस होता है? लाल फास्फोरस होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि कभी एग्जाम में पूछे कि माचिस की तीली में क्या पाया जाता है, तो माचिस की तीली में लाल फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन कैलोरी युक्त खाद्य है? यानी कि जिसमें कैलोरी पाई जाती है वो कौन है? चीनी, पालक, नींबू, खीरा। तो कैलोरी युक्त खाद्य जो है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीनी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत है? हरी पत्तेदार सब्जियां,
संतरा, अंडा, मछली। तो विटामिन के जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो मुख्य रूप से ये किसमें ज़्यादातर पाया जाता है, इसका अच्छा स्रोत क्या है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां, मुख्य रूप से पालक वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए यदि जिसको रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है। तो मैग्नीशियम की कमी से यदि देखा जाए तो कौन सा रोग होता है, तो मांसपेशियों में ऐंठन, रक्ताल्पता, रिकेट्स, गोइटर। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा मांसपेशियों में ऐंठन, यानी कि मैग्नीशियम की कमी से जो होता है वो क्या होता है, मांसपेशियों में ऐंठन होता है। वहीं यदि हम बात करें कि मैग्नीशियम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो सामान्य व्यक्ति होता है उसे 300 से 420 मिलीग्राम प्रतिदिन, मिलीग्राम पर डे किसकी आवश्यकता होती है, ये मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 50। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाला विटामिन है। जो प्रतिरक्षा प्रणाली है इसको मजबूत करने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने 50वें का ए, यानी कि विटामिन सी। चलिए अगला है, ग्लूकोज किसका सरल रूप है। तो ग्लूकोज प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का। तो ग्लूकोज जिसका सरल रूप है ये आपको ध्यान रखना है, ये है कार्बोहाइड्रेट का। किसका है, कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लूकोज जो है वो किसका सरल रूप है, तो भैया कार्बोहाइड्रेट। वहीं कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट जो है ये संरचना के आधार पर, क्या संरचना के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो कार्बोहाइड्रेट को संरचना के आधार पर बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या, एक तो मोनो, ठीक, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और एक और क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। यानी कि सेकेराइड का मतलब क्या होता है, यहां पर इनके आगे लिख दूं मैं मोनोसेकेराइड। सर सेकेराइड का मतलब होता है क्या, ये भी बताऊंगा, डोंट वरी आप। सेकेराइड का मतलब होता है एक तरीके से शुगर। ठीक, सेकेराइड, सेकेराइड का मतलब बच्चों यदि आप देखोगे तो इसका मतलब होता है शर्करा। क्या होता है, सेकेराइड का मतलब शर्करा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं ये शर्करा का मतलब ये स्वाद में मीठा लगता है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब 2, पोली का मतलब बहुत ज्यादा। तो मोनो, डाई और पोली। तो मोनोसेकेराइड कौन कौन से हैं, तो इसमें यदि देखा जाए तो अंगूर जो है, ये अंगूर, एक एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, अंगूर में मोनोसेकेराइड शर्करा पाई जाती है। वहीं यदि दूध देखोगे आप तो दूध में डाइसेकेराइड शर्करा पाई जाती है बच्चों। और वहीं यदि देखा जाए प्यारे साथियों, जो कि कहीं ना कहीं पॉलीसेकेराइड है, तो जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, क्या है, स्टार्च है, वहीं आपके सामने ग्लाइकोजन है। इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, और एक है सेल्यूलोज। इनमें यदि देखोगे तो कौन सी शर्करा पाई जाती है, सेल्यूलोज, इनमें पाई जाती है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से कौन प्रीबायोटिक है, दही, चावल, आलू, घी। तो प्रोबायोटिक के रूप में जो है वो कौन है भैया, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने दही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। थायमिन किस विटामिन का दूसरा नाम है, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो थायमिन जिसका दूसरा नाम है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन B1। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54। एंजाइम का कार्य क्या है, पाचन में मदद करना, ऊर्जा संग्रह करना, हड्डियां बनाना, प्रतिरक्षा बढ़ाना। तो एंजाइम का जो मुख्य रूप से कार्य है बच्चों वो है पाचन में मदद करना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, जल विलेय विटामिन कौन से हैं। जो जल में मिलने वाले विटामिन, विटामिन ए और डी, ई और के, B12 और डी, विटामिन बी और सी, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 55 के बाद है 56। पानी की कमी से क्या होता है, इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि 56वें नंबर का प्रश्न भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि इसका आंसर क्या है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। चलिए, फाइबर या रफेज की कमी से क्या होता है। तो रफेज या फाइबर की कमी से दस्त होता है, कब्ज, मधुमेह या फिर उच्च रक्तचाप। तो कहीं ना कहीं फाइबर की कमी से जो होता है बच्चों वो होता है कहीं ना कहीं कब्ज। क्या होता है, कब्ज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। व्यक्ति के पेट के अंदर ये जमा हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं मल को त्यागने में प्रॉब्लम पैदा करती है। ठीक, तो 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोबायोटिक्स किस में पाए जाते हैं, दही, चावल, तेल, चीनी। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं मुख्य रूप से दही में। चलिए अगला है, विटामिन B7 को क्या कहा जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन,
राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलिक एसिड। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है विटामिन B7 जो है इसे कहा जाता है बायोटिन। क्या कहा जाता है बच्चों? बायोटिन कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। या इसी को कहीं ना कहीं बायोटिन के अलावा इसी को कोएंजाइम, क्या बोलते हैं इसको? कोएंजाइम भी कहते हैं, कोएंजाइम आर भी कहते हैं। ध्यान रखना, कोएंजाइम आर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? ये कहते हैं प्यारे बच्चों बायोटिन को। ठीक, वहीं कहीं ना कहीं फोलिक अम्ल किसको कहा जाता है? तो फोलिक अम्ल जो है B9, विटामिन जो B9 है उस B9 को कहीं ना कहीं फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं इसके अलावा इसको ग्लूटोनिक अम्ल भी कहते हैं, ग्लूटोनिक, क्या बोलते हैं इसी को? ग्लूटोनिक एसिड भी कहा जाता है B9 को, यानी कि B9 को फोलिक एसिड, ग्लूटोनिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है। नियासिन की यदि मैं बात करूं तो जो B3 है, विटामिन B3, उस B3 को नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नियासिन कहते हैं। और इसके अलावा एक बचा है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन किसको कहते हैं? तो ये भी आपको बता देता हूं मैं, विटामिन B2 जो है इसको राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। सोडियम की अधिकता से क्या होता है? उच्च रक्तचाप होता है, निम्न रक्तचाप होता है, एनीमिया होता है, मधुमेह होता है। तो कहीं ना कहीं सोडियम की अधिकता की वजह से जो रोग होता है बच्चों वो है आपके सामने उच्च रक्तचाप, यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है 61। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? वसा से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहीं ना कहीं वसा से संबंधित है। जब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं रक्त का थक्का बनने लगता है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हार्ट एकदम ब्लॉकेज या उसकी नसें ब्लॉकेज होने लगती है, जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं सामान्यतः। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 62। मधुमेह डायबिटीज के रोगी को किससे बचना चाहिए? अधिक चीनी, अधिक प्रोटीन, अधिक वसा, अधिक फाइबर। तो मधुमेह रोग जो जिसको है उसको जिससे बचना चाहिए बच्चों, ये हर एक व्यक्ति को पता है, सामान्य सी जानकारी है, जो कि है अधिक चीनी। चलिए अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक किस रोग को रोकता है? जिसमें आयोडीन होता है वो मुख्य रूप से किसको रोग रोकता है? गाइटर, एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स। तो जिसमें आयोडीन पाया जाता है बच्चों वो जिस रोग को रोकता है तो वो है आपके सामने गाइटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है ए। चलिए, हीमोग्लोबिन का निर्माण किसके बिना संभव नहीं है? तो हीमोग्लोबिन का निर्माण आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, सोडियम। तो यहां पर 64 का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या? ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आयरन। ठीक, हीमोग्लोबिन जिसके बिना संभव नहीं है वो है आयरन। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन B5 को क्या कहते हैं? तो विटामिन B5, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने। पेंटोथेनिक एसिड, नियासिन, थाइमिन, राइबोफ्लेविन। तो यहाँ पर विटामिन B5 को जिस नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है पेंटोथेनिक एसिड के नाम से। किस नाम से भैया? पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी कमी से कहीं ना कहीं बर्निंग फिट सिंड्रोम रोग होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 66। फलों और सब्जियों का रंग किसके कारण होता है? जो फल और सब्जी है इनका रंग अलग अलग होता है, किसकी वजह से? तो फाइटोकेमिकल्स की वजह से, प्रोटीन की वजह से, वसा की वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से। तो फलों और सब्जियों का जो रंग होता है ये कहीं ना कहीं आप लोगों को ध्यान रखना है, ये फाइटोकेमिकल्स की वजह से होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है फाइटोकेमिकल्स। चलिए अगला प्रश्न है 67। एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या है? तो एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य फ्री रेडिकल्स से लड़ना, ऊर्जा देना, हड्डियां बनाना, वसा जमा करना। तो एंटीऑक्सीडेंट का जो मुख्य कार्य हो जाएगा ये हो जाएगा 67 का सही आंसर है फ्री रेडिकल्स से लड़ना। चलिए अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का दूसरा नाम है? बहुत अच्छा प्रश्न और जबरदस्त प्रश्न है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं। विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन D6। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राइबोफ्लेविन, जिसका दूसरा नाम है वो है विटामिन B2। इसके अलावा B6 का आपको नहीं बताया है, तो B6 का मैं आपको बता दूं। विटामिन B6 किसका नाम है? तो यह है पायरिडॉक्सिन। ठीक, पायरिडॉक्सिन जो है इसका दूसरा नाम यदि देखोगे तो वो है विटामिन B6, यानी कि विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। वहीं विटामिन डी के बारे में आप लोगों को बता दिया कैल्सीफेरॉल है। साइबोकोबाल्मिन माना आपको विटामिन B12 के बारे में बता दिया है, और B5, B3, B2 इन सभी के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है।
ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। निम्न रक्तचाप वाले व्यक्ति को क्या खाना चाहिए? तो निम्न रक्तचाप जिसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम होता है, बीपी जिसको नापने के लिए आपको पता होगा कि बीपी को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है स्फिग्नोमेनोमीटर। क्या है? स्फिग्नोमेनोमीटर ये यंत्र है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं बीपी को मापा जाता है। ठीक, तो इसके लिए सामान्य जो बीपी होना चाहिए वो 80 से 120 होना चाहिए। यदि इससे कम होता है तो उसको क्या खाना चाहिए? नमकीन आहार, मीठा आहार, वसायुक्त आहार, फाइबर युक्त आहार। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नमकीन आहार। चलिए अगला प्रश्न है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न जो कि 70वां प्रश्न है। पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम किस में पाए जाते हैं? अम्लीय फल में, कच्ची सब्जियों में, अंकुरित अनाज में, दही में। तो पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम जो पाए जाते हैं बच्चों, ये कहीं ना कहीं मुख्य रूप से अंकुरित अनाज में पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को भोजन की आवश्यकता और उसके घटक के टोटल 70 प्रश्न कवर करवाए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो भैया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।